Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं जो आपको लेक्चर दूंगी वो जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ टॉर्ट, उसका एक टॉपिक है नेग्लिजेंस। तो आज मैं आपको बताऊंगी नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या है और नेग्लिजेंस होने के लिए उसके क्या क्या एसेंशियल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस। देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब होता है एक लिटरली मीनिंग केयरलेसनेस। तो ये तो आपको सभी को पता है कि अगर कोई भी केयरलेस होता है तो आप कहते हैं कि ही इज वेरी नेग्लिजेंट। तो अब जब लॉ ऑफ टॉर्ट में हम नेग्लिजेंस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नेग्लिजेंस के दो मीनिंग बताए गए हैं। ठीक है, तो नेग्लिजेंस के लॉ ऑफ टॉर्ट में दो मीनिंग है। एक मीनिंग बताता है कि नेग्लिजेंस की वजह से जब हम दूसरे टॉर्ट जो है करते हैं, इट मीन्स नेग्लिजेंट एक्ट एज ए मोड टू कमिट अदर सर्टेन टॉर्ट, जैसे कि ट्रेसपास करते हुए हमने नेग्लिजेंट किया, डिफेमेशन या न्यूसेंस करते समय। तो यहाँ पे तो नेग्लिजेंस एक मोड की तरह वर्क कर रहा था। दूसरी इसकी डेफिनेशन होती है कि नेग्लिजेंस इज ए सेपरेट टॉर्ट इन लॉ ऑफ टॉर्ट। इट मीन्स नेग्लिजेंस खुद एक फॉल्ट हो जाता है, एक सिविल रॉन्ग हो जाता है, ये एक टॉर्ट है और हम सिर्फ नेग्लिजेंस के बेसिस पे ही दूसरे के अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ये दो मीनिंग जो है लॉ ऑफ टॉर्ट में बताए गए हैं। अब वैसे नेग्लिजेंस का मीनिंग है ही आपको कि अगर आपसे जो केयर एक्सपेक्ट की जाती है आप उस केयर के हिसाब से वर्क नहीं करते हो तो इट मीन्स यू आर केयर। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको नेग्लिजेंट का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें एक लेडी है, वो 4th स्टोरी पे रहती है। वो एक जो डस्टबिन होता है वो कूड़े से भरकर बिना देखे ऐसे जो है सड़क पे डाल देती है। अब जब वो सड़क पे डाल देती है तो तभी एक जो है पैसेंजर वहां से गुजर रहा होता है, वो सारा कूड़ा उसके कपड़ों पे गिर जाता है, उसका पूरा सूट जो है खराब हो जाता है। तो अब वो उस लेडी के अगेंस्ट जो है नेग्लिजेंट का केस डाल देते हैं। तो कोर्ट डिसाइड यहाँ पे यही करेगा कि वो लेडी जो है टोटली नेग्लिजेंट थी, क्योंकि अगर आप सड़क पे जो है कूड़ा डाल दें बिना देखे और वो भी इतनी ऊपर से, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी के ऊपर तो गिर ही सकता है बाय चांस, और तो उसकी वजह से अगर उसे कोई डैमेज हो रही है तो आप जो है नेग्लिजेंस के दोषी कहलाएंगे। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करते समय वो सीजर जो है उसके पेट में छोड़ देता है। तो अब उसको काफ़ी दर्द होता है, तो जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय सीजर जो है उसके पेट में छोड़ दी थी। तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर, क्योंकि जब डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है तो उससे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अटमोस्ट केयर को जो है अडॉप्ट करेगा और बिल्कुल ठीक से जो है उनका ऑपरेशन करेगा और उस ऑपरेशन की वजह से उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल। तो अब आपको नेग्लिजेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी नेग्लिजेंस कहने के लिए कुछ एसेंशियल होते हैं। अब वो कौन कौन से एसेंशियल होते हैं जिन्हें पूरा होना चाहिए, तभी प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर सकता है कि इसने जो है नेग्लिजेंट वर्क किया है। तो सबसे पहले इसका एसेंशियल होता है ड्यूटी टू टेक केयर टू द प्लेंटिफ। इसका क्या मतलब है कि जो डिफेंडेंट था उसकी एक ड्यूटी थी कि वो प्लेंटिफ के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसमें ड्यूटी का पालन करे, तो प्लेंटिफ की तरफ उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड यहाँ पे बताऊंगी ड्यूटी का क्या मतलब है। यहाँ पे ड्यूटी का मतलब सिर्फ मॉरल, रिलीजियस या सोशल ड्यूटी नहीं है। यहाँ ड्यूटी का मतलब है कि आपकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब लीगल ड्यूटी की क्या डेफिनेशन है, इसे कहीं पर भी जो है डिफाइन नहीं किया गया है। ये हर केस में अलग होती है और हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देख के हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पे लीगल ड्यूटी डिफेंडेंट की थी प्लेंटिफ की तरफ या नहीं।
अगर उसकी कोई लीगल ड्यूटी थी प्लेंटिफ की तरफ और वो उस ड्यूटी को पूरा नहीं करता तो इट मीन्स ही विल बी हेल्ड फॉर द नेग्लिजेंस। अब इसमें बड़ा फेमस केस हुआ था आपका डोंग वर्सेस स्टीवेंसन का। कौन सा केस था ये? डोंगो वर्सेस स्टीवेंसन का केस हुआ था। इस केस में क्या था, तो इस केस में क्या हुआ था कि मिस्टर एम थे, उन्होंने एक जिंजर बियर की बॉटल खरीदी अपनी लेडी फ्रेंड के लिए। अब उनकी लेडी फ्रेंड ने बॉटल में से बियर निकाली और पी ली। जब उसने उसका लास्ट पैक अपने टम्बलर में डाला तो उसने देखा कि उसमें तो एक डीकम्पोज बॉडी स्नेल की जो है पड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से वो कंटेमिनेटेड हो गई थी। अब उसके बाद जो है उनकी हेल्थ खराब हो गई क्योंकि वो बियर जो थी कंटेमिनेटेड थी और वो बियर एक ओपेक ग्लास में पैक थी और उस पर मेटल का जो है ढक्कन लगा हुआ था। तो नॉर्मली देखने से आप पता नहीं लगा सकते थे कि इसके अंदर कोई स्नेल की डीकम्पोज बॉडी भी पड़ी हुई है। अब उस लेडी फ्रेंड ने उनके जो मैन्युफैक्चर था उस पर केस जो है फाइल कर दिया कि दे आर लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे माना गया कि जो मैन्युफैक्चर थे उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो कोई भी चीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होलसम होनी चाहिए, वो जो है कंटेमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी नॉक्सियस मैटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैटर पड़ा हुआ था, स्नेल पड़ी हुई थी, तो इसलिए वो नेग्लिजेंस के दोषी थे और दे आर लाइबल टू द प्लेंटिफ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ की तरफ। अब इस ड्यूटी को हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैंने बताया कि डिफरेंट केसेस को देख के आप ये पता लगाते हैं कि प्लेंटिफ की तरफ हमारी ड्यूटी है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट दे रखा है, वो है आपका कि रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी, कि अगर डिफेंडेंट जब कोई काम कर रहा है वो उसी वक्त ये फोर्स ही कर सकता है कि मेरे इस काम की वजह से दूसरे को डैमेज हो सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो इस काम को ऐसे करे कि प्लेंटिफ को कोई भी डैमेज नहीं हो। तो यहाँ पे क्या टेस्ट हुआ लीगल ड्यूटी एसरटेन करने का कि डिफेंडेंट काम को करते समय उसे फोर्स ही कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब इसका बड़ा फेमस केस था बुकर वर्सेस वैन बॉर्न। कौन सा केस था ये आपका? बुकर वर्सेस वैन बॉर्न। इस केस में क्या था कि एक मिस्टर एक्स होते हैं, वो एक मूविंग ट्रेन में चलते हैं और वो जब मूविंग ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो उसका दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जिस कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं, और उसका दरवाजा जो था बाहर की तरफ जो था खुलता था। अब उसके खुलने से तो जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े थे उनको जो है टक्कर लगने की जो है पूरी पॉसिबिलिटी थी, तो अब उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया। अब उसकी वजह से एक पॉटर, एक कूली जो था प्लेटफॉर्म की बिल्कुल एज पे ही खड़े हुए थे, तो दरवाजा खुलने की वजह से वो दरवाजे की चपेट में आ गए और वो जो है इंजर्ड हो गए। तो फिर बाद में जो पॉटर था उसने डिफेंडेंट की तरफ जो है नेग्लिजेंट का केस जो है फाइल कर दिया। तो इसमें डिसाइड हुआ कि जब डिफेंडेंट ट्रेन में चढ़ा तो उसको पता था अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया और ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों को जो है चोट लग सकती है, तो इसलिए उसको यहाँ पे वो फोर्स ही कर सकता था, तो उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उसे अंदर घुस के दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ कि जो डिफेंडेंट था वो इसके लिए नेग्लिजेंट के लिए लायक है। तो क्लियर हो गया, अगर डिफेंडेंट काम करते समय फोर्स ही कर सकता है कि इससे किसी को डैमेज हो सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी लीगल ड्यूटी थी। अब सेकंड आता है नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सेबल। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम फोर्स ही कर सकते हैं तो इसका मतलब हम लायबल हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब हम काम कर रहे हैं और डिफेंडेंट जो है किसी भी डैमेज को या किसी बैड कॉन्सिक्वेंस को जो है फोर्स ही नहीं कर सकता, मतलब उसको जो है एंटिसिपेट नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसमें भी बहुत अच्छा केस हुआ था ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मोए का केस। कौन सा केस था ये? ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मोए का केस। इस केस में क्या था, एक कॉर्पोरेशन था, उनके टी रूम बने हुए थे जहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते थे। अब बारिश हो रही थी, बारिश में कुछ लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे, वो 30-40 लोग थे।
अब बारिश से बचने के लिए वो कॉर्पोरेशन के पास आते हैं, कहते हैं कि आप हमें अपने टी रूम में खाना खाने की और चाय पीने की जो है फैसिलिटी दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आपकी चाय है, आपका खाना है, आप टी रूम में बैठ के जो है चाय पी सकते हैं। अब वो जो पिकनिक पार्टी थी, वो जो 30-40 का ग्रुप था, वो 2 बड़ी बड़ी बकेट में जो है चाय लेकर जो है रूम की तरफ आते हैं। जहाँ टी रूम बना हुआ था तो उससे आने से पहले उन्हें एक पैसेज से जो है गुजरना पड़ता था। अब वो पैसेज में आ रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो थे मतलब चॉकलेट भी खरीद रहे थे और वहाँ पे कुछ स्वीट्स भी खरीद रहे थे। बच्चों को मतलब थोड़ा सा हसल बसल थी, तो उनमें से एक जो चाय को लेके आ रहा था प्लेंटिव, उसके हाथ से जो है हैंडल जो है बकेट का वो छूट जाता है, जिससे सारी चाय नीचे गिर जाती है, जिससे 1-2 बच्चे और खुद प्लेंटिव भी जो है गर्म चाय की वजह से इंजर्ड हो जाता है। अब वो जो है उस कॉर्पोरेशन और जो मैनेजर जिसे उन्हें परमिट किया था उनके ऊपर नेग्लिजेंस का केस फाइल कर देते हैं कि इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि पैसेज में से इन्हें मना करना चाहिए था कि यहाँ बच्चे चॉकलेट खरीदते हैं या स्वीट्स खरीदते हैं तो यहाँ से नहीं आना है। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि मैनेजर ने टी रूम को आपको परमिट किया था, ये आपको था कि आप चाय कैसे लेके आना चाहिए, आपकी गलती से, क्योंकि हैंडल आपके हाथ से छूटा जिसकी वजह से चाय हो गई। तो इसमें कॉर्पोरेशन या जो मैनेजर थी उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो दे वर नॉट नेग्लिजेंट इन दिस केस, क्योंकि कॉर्पोरेशन और उनकी जो मैनेजर थी वो ये बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं कर सकती थी कि कोई अगर चाय के बकेट लेके आ रहा है तो वो अपने हाथ से चाय गिरा देती थी। चाय गिरा सकता है क्योंकि वो तो टी रूम था, नॉर्मली वहाँ तो सब लोग इस तरह से केटल में या फिर जो है टी बकेट में जो है चाय लेके नॉर्मली आते थे। तो इन केसेस में जो मैनेजर्स थी वो फोर्स ही नहीं कर सकती थी इस डैमेज को, तो इसलिए शी वॉज नॉट हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट आता है आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देखिए पहला एसेंशियल क्या था कि ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिव की तरह, देयर शुड बी ड्यूटी टुवर्ड प्लेंटिव। अब सेकंड है कि ड्यूटी तो है आपकी प्लेंटिव की तरह, लेकिन आपने उस ड्यूटी को जो है फॉलो नहीं किया। जब आप फॉलो नहीं करते तो इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इट मीन जो केयरफुलनेस आपसे चाहिए थी आपने वो केयरफुलनेस न दिखा के आपने वहां पे केयरलेस जो है वर्क किया है। तो जब आप केयरलेस वर्क करते हैं तो इट मीन्स इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी तब होता है जब आप एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर को जो है फॉलो नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? आप एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो नहीं करते। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होती है ये एक सी नहीं होती या हर सर्कमस्टांसेस में एक जैसी नहीं होती। हर केस के हिसाब से आपकी केयर का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अपनी व्हीकल में पानी को लेके जा रहे हैं या दूध में लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक व्हीकल में जो है पेट्रोल को लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप व्हीकल तो चला रहे हैं, लेकिन अगर मिल्क या वाटर को लेके चला रहे हैं तो आपकी केयर थोड़ी कम लेवल की भी हो सकती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल को लेके जा रहे हैं तो वो बहुत ही इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो आपको व्हीकल चलाते समय ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपने देखा व्हीकल दोनों ड्राइवर चला रहे हैं, लेकिन केस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ केयर अलग अलग हो जाती है। सेम वे अगर आप वेदर बहुत अच्छा है उस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और एक जब आप मूसलाधार बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, तो दोनों ही टाइम पे जो केयर का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे रोड बहुत स्लीपरी हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा केयर से जो है गाड़ी चलानी चाहिए बनस्पत जब आप नॉर्मल वेदर में गाड़ी चलाते हैं। तो आपने यहाँ देखा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपको देखनी होता है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से केयर ली गई है या नहीं ली गई है। अगर केयर ली गई है तो आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लायबल नहीं है, अगर केयर नहीं ली गई है तो आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लायबल है। तो स्टैंडर्ड ऑफ केस में भी एक बहुत अच्छा केस था, बोल्टन वर्सेस स्टोन। कौन सा केस था ये आपका? बोल्टन वर्सेस स्टोन। इस केस में क्या था, एक स्टेडियम था और स्टेडियम के बाहर से एक सड़क जा रही थी। अब एक व्यक्ति उस सड़क पर खड़ा था जो स्टेडियम की बिल्कुल एडजेसेंट ही था। तो उस स्टेडियम में नॉर्मली जो है हर साल जो है क्रिकेट के जो है मैच हुआ करते थे।
अब वहां पे जो फेंसिंग लगा रखी थी जिससे कि बॉल बाहर ना जाए वो 7-7 फीट ऊंची लगा रखी थी, और जो जहाँ पे वो खेला करते थे वो सड़क से काफी दूर जो था, मतलब स्टेडियम बना हुआ था जहाँ पे कि क्रिकेट मैच खेला जाता था। अब जब वो आदमी सड़क पे खड़ा हुआ था तभी बैट्समैन ने एक छक्का मारा और छक्के से जो बॉल बाहर निकल के गई उस आदमी के हिट किया और वो आदमी इंजर्ड हो गया। अब उस आदमी ने जो था स्टेडियम पे जो है नेग्लिजेंस का केस फाइल कर दिया। उसने कहा कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से बॉल फेंसिंग से बाहर निकली और उसने मुझे हिट किया। अब कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई वहां पे तो हमेशा ही मैच खेलते थे, वहां पे फेंसिंग भी ऊंची ऊंची है और सड़क से भी जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है वो काफी दूरी पे है। अब ये तो बिल्कुल ही रेयर सिचुएशन है कि बैट्समैन ने इतनी तेजी से मारा कि वो जो है वहां पे चला गया। बाकी हमने तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो सकती थी इस केस में वो ले सकती थी। तो माना गया कि इसमें जो स्टेडियम के ओनर थे ही इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर द आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर थी उसको पूरी तरीके से जो है काम कर रहे थे उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर की वजह से। अब नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। जब हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी देते हैं तो पहले तो हमने देखा कि हमें कितनी केयर लगी थी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है। सेकेंड पॉइंट हमें देखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क क्या है। देखिए जितना किसी चीज में ज्यादा रिस्क होता है उतनी ही ज्यादा हमें रिस्क लेनी पड़ती है। अगर हमने ज्यादा रिस्क नहीं ली तो माना जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। तो ज्यादा रिस्क है तो हमें ज्यादा केयर लेनी है और कम रिस्क है तो हमें केयर भी कम लेनी है। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसमें बड़ा फेमस लीडिंग केस था आपका निर्मला वर्सेस तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कौन सा केस था आपका? निर्मला वर्सेस तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसमें क्या था, एक खेत के ऊपर से जो है हाई टेंशन वायर जा रही थी। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो ने जो है उसकी मतलब जैसे मेंटेनेंस की जाती है वो प्रॉपर नहीं कर रखी थी। तो जो प्लेंटिफ का हस्बैंड था वो वहां से गुजर रहा था, तभी हाई टेंशन वायर जो लाइन जा रही थी वो टूट के गिर जाती है उसके हस्बैंड के ऊपर, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। तो अब जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उन पे केस फाइल कर देती है नेग्लिजेंस का। केस में ये डिसाइड किया जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो हाई टेंशन वायर की अच्छे से मेंटेनेंस करे, क्योंकि अगर वो अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करेगी तो वो कभी भी टूट के गिर सकता है और इससे बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इंसान इंजर्ड हो सकता है। मोरोवर उन्होंने वो डिवाइस भी नहीं लगा रखा था जिससे कि जब हाई टेंशन वायर जो है नीचे गिरता है तो वो अपने आप ही डेड और इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह से जो है नेग्लिजेंट थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर था, जो उनका रिस्क था मैग्नीट्यूड, उसके हिसाब से काम नहीं किया था। तो यहाँ पे उनकी तरफ से ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी जिसकी वजह से उन पे नेग्लिजेंट का केस जो है चल सकता था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले मैंने बताया प्लेंटिफ की तरफ ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरा है उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, मीन्स उस ड्यूटी को प्रॉपर फॉलो नहीं किया है। अब आपका लास्ट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, डैमेज होनी चाहिए, प्लेंटिफ सफर डैमेज। देखिए अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की केयरलेसनेस की वजह से कोई डैमेज नहीं होती है तो फिर वो नेग्लिजेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपको एक ड्यूटी होनी चाहिए डिफेंडेंट की केयर लेने की, उसने उस ड्यूटी का पालन नहीं किया, मीन्स उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। और थर्ड, डिफेंडेंट की केयरलेसनेस की वजह से जो प्लेंटिफ है उसे डैमेज जरूर होनी चाहिए, उसे डैमेज हुई है तभी जो है वो जो है नेग्लिजेंट का केस डाल सकता है। अब वो डैमेज उसे कितनी मिलेगी, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो जितना चाहे सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के हिसाब से डैमेज को एसरटेन कर सकती है। इसमें भी एक बहुत अच्छा लीडिंग केस आया था आपका डॉक्टर SR रंगनाथन वर्सेस एल्यूरी का केस। कौन सा केस था ये? डॉक्टर SR रंगनाथन वर्सेस एल्यूरी का केस। इसमें क्या था, जो प्लेंटिफ था उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया तो डॉक्टरों ने गलती से उसमें बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, मतलब कोई भी सीजर, नीडल, काफी चीजें छोड़ दी। अब उस बच्चे को जो है काफी दर्द रहने लगा। फिर उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उसमें उन्होंने बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, एक नहीं 2-3 ऑब्जेक्ट छोड़ दिए।
अब उसका 96 डेज के बाद जो है फिर दोबारा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं, फिर वो नेग्लिजेंटली वर्क करते हैं और उसमें फिर कुछ चीजें छोड़ देते हैं, तो फिर उसका दोबारा से ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो है अच्छे से ऑपरेशन करे, उसमें कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं छोड़े। और यहाँ पे तो डॉक्टर ने एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार फॉरेन ऑब्जेक्ट छोड़ा और जिससे पेशेंट का 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, तो वो उसकी हेल्थ भी खराब हुई और वो काफी मेंटल एगोनी में भी गया। तो यहाँ पे उसको डैमेज हुई और कोर्ट ने कहा यहाँ पे उसको डैमेज की फॉर्म में जितना भी उसका मेडिकल का खर्चा है वो भी सारा डॉक्टर को देना पड़ेगा, और जो उसकी हेल्थ खराब हुई और जो उसकी मेंटल एगोनी हुई उसकी वजह से जो उसको डैमेज हो रही है उसका कंपनसेशन भी डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो ये थे आपके तीनों एसेंशियल। अगर ये एसेंशियल पूरे होते हैं तभी हम मानते हैं कि ये नेग्लिजेंस का केस है और डिफेंडेंट लायबल होगा प्लेंटिफ की तरह नेग्लिजेंट के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल क्या होते हैं। एसेंशियल 3 होते हैं। सबसे पहले डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, सेकंड उस ड्यूटी की ब्रीच होनी चाहिए, मीन्स उसने उस ड्यूटी को पूरा नहीं किया, और थर्ड उसकी केयरलेसनेस की वजह से, उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से जो डिफेंडेंट है प्लेंटिफ को डैमेज होनी चाहिए। और ये डैमेज कितनी देनी है ये जो है कोर्ट डिसाइड करता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको काफी सारे लीडिंग केसेस भी दिए हैं और एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेग्लिजेंस का। इसमें से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% आता है, तो आप इसे आराम से सुन के जो है आराम से अटेम्प्ट करिएगा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बड़ी ही इजी लैंग्वेज में और मैंने इसे बड़े ही ल्यूसिड वे में आपको समझाया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।